शाहिद साहब, आईएमएफ की जानिब से तो एक ग्रीन सिग्नल आ गया। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से कह दिया गया कि नई हुकूमत के साथ काम करना उनकी तरजीह है। तो अब यहाँ जो शराइत हैं आईएमएफ की, वो कितनी आपको इस वक्त चैलेंजिंग लग रही हैं, और जब वो इम्प्लीमेंट होंगी तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी पर और फिर जो आवाम है पाकिस्तान की, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, आईएमएफ की जितनी भी शराइत होती है वो कभी भी नरम कोई शराइत नहीं होती। वो हमेशा से जब भी आपको बाहर से कोई चीज डिक्टेट की जाती है तो वो सख्त ही होगी। वो कोई उसमें कोई आपसे वो नरमी नहीं देखें। आईएमएफ जो होता है, जिस तरह एक बैंक होता है, उसने कर्ज देना होता है, लेकिन उसको फिर ये भी फिक्र होती है कि कर्ज देने वाला जो है वो कर्ज वापस कैसे करेगा। तो जाहिर है वो फिर आपको जो मजबूर होगा आगे से, उसको वो यही इकदाम करेगा कि किसी तरह भी आप अपने खजाने से इतने पैसे पूरे करें कि हमें फिर उसकी अदायगियां कर सके। तो उसके लिए आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे ज्यादा नहीं। आगे जो आईएमएफ ने शराइत रखी हुई है, मुख्तसर ये बता दूं कि उनसे मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। पहले भी मुश्किलात बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से मजीद मुश्किलात उन तबकात को पैदा होंगी कि जिन पे टैक्स का बहुत ज्यादा पड़ता है, और वो है मिडिल क्लास और पुअर क्लास, जिन्हें हम गरीब तबका कहते हैं या मिडिल क्लास तबका कहते हैं। इनके लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। मजीद नए टैक्स लगेंगे, जितने टैक्स लगे उनके रेट बढ़ेंगे। तो एक्सपेक्ट कि कोई रिलीफ आपको नहीं आने वाला शॉर्ट टर्म में। देयर वुड बी मोर डिफिकल्टीज फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, और ये भी बताइएगा शाहिद साहब, ये जिस तरह इस इजलास में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इज़हार ख्याल हुआ, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, कि अगर 2-4 इदारों को पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ करती है तो उससे हम फिर कितने खर्चे कम करने के काबिल हो जाएंगे, और उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है इस वक्त जो मईशत पर बोझ है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 खरब रुपए के 16 ट्रिलियन रुपए की तो अखराजात है। तो अगर आप 3-4 इदारों को प्राइवेटाइज कर भी ले तो उससे आप कितना पैसे इकट्ठा कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 ट्रिलियन आ जाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से आएगा, क्योंकि जो इदारे आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं उन पे आगे ही इतना बड़ा कर्जों का बोझ है कि वो कर्जे जो लेने वाले हैं, जो इतलात है वो ये कहती हैं कि जो इन मिसाल के तौर पे पीआईए को खरीदने वाला कंसोर्शियम जो है वो ये कह रहे कि कर्जे जो है ना, आप अपने उस पे एंड पे उसको हैंडल करें। कर्जों का बोझ हम पे नहीं डालें, ना हम लेंगे, हम सिर्फ आपके एसेट्स खरीदेंगे। तो ये याद रखिए कि अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, पहली बात तो यह है कि प्राइवेटाइजेशन मुझे बड़ा मुश्किल है होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखें इस हुकूमत का एक बड़ा इत्तेहादी जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही है, और वो अब भी उसी पे कारबंद है कि कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। इनफैक्ट वो कहते हैं कि और मजीद लोग जो है मजीद इदारे बनाए और मजीद लोगों को भर्ती करें सरकारी इदारों में। तो आई डोंट सी इट हैपनिंग। अगर हो भी जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास 700 बिलियन आ भी जाए, 500-700 बिलियन या 800 बिलियन या बहुत भी कर ले तो 1 ट्रिलियन आ जाएगा, लेकिन उधर अखराजात जो है 16 ट्रिलियन है। और हुकूमत का जो अपना जो पब्लिक डेट है वो तकरीबन 70 ट्रिलियन तक तो वो पहुंच गया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके लिए आपको तवील मुद्दती इस्लाहात की जरूरत है, जो कि मुझे होती हुई नहीं नजर आ रही। अच्छा, और वो तवील मुद्दती इस्लाहात फिर शायद साहब वो क्या हो सकती हैं? ज़ाहिर है कि उनकी तरफ बढ़ते हुए ये छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे ना। ये एनर्जी टैरिफ जो इस वक्त है, हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त आवाम के लिहाज से तो अपने पीक पर पहुंच चुका है। अब क्या उसको मजीद महंगा किया जाए? ये जो सर्कुलर डेट है इसको कैसे कम किया जाए? अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये कर्ज का बोझ उन इदारों पर मजीद बढ़ता रहेगा और मईशत और नीचे दबती रहेगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेटाइजेशन ना करें, बिल्कुल करें। जो इदारे जो नुकसान में जा रहे हैं और अभी से नहीं जा रहे, वो तो बहुत अरसे से जा रहे हैं, 3-4 दहाइयों से जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी प्राइवेटाइजेशन करें। अब लेकिन इस्लाहात, जो जैसे कि मैंने कहा ना कि इस्लाहात अब क्या हो सकती है, मैं 3-4 के नाम बता देता हूँ। इस्लाहात ये हो सकती है कि आपकी इतनी बड़ी जो वफाकी और सूबाई सतहों पे हुकूमत का साइज है, उनके अखराजात देखें, उसको कम करें। आज फेडरल लेवल पे मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 से ज्यादा 42 के 45 मिनिस्ट्रीज हैं, फिर डिविजन्स हैं, फिर ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ये कोई कुल मिला के कोई 450 के करीब पहुंचती है। उन 450 की हमें जरूरत नहीं है। तकरीबन 130 जो है वो रेगुलेटरी एजेंसियां हैं, जिनमें से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। एट मोस्ट आपको 10 मिनिस्ट्रीज की जरूरत है, 10 रेगुलेटरी एजेंसीज की जरूरत है। फिर इसी तरह सूबाई सतह पे आप चले जाए तो ये इशूज है। फिर आप देख लें कि हमारा जैसे आप, मैं ये कहूंगा एक और तवील मुद्दती जो इस्लाहात जिसे कह सकते हैं हम, वो ये कर सकते हैं कि आपके अपनी एग्रीकल्चर का इशू इतना बड़ा है। हम अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं कि जी हम ज़रई मुल्क है, लेकिन सन 1976 से हम लोग जो है ज़रई अजनास जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं, वरना फिर यहाँ पे कैद पड़ जाएगा। तो किस किस्म का ज़रई मुल्क है? आप अगर यही नहीं कर सकते, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है,
150 के 200 150 के 175 के करीब ज़रई तहकीकाती इदारे हैं पाकिस्तान में जो अच्छी खासी तनख्वाहें लेते हैं, जिनका अच्छा खासा खर्चा है वफाकी और सूबाई सतह पे। उनसे कोई पूछने वाला ये नहीं है कि भाई आप कौन सी तहकीक कर रहे हैं, क्योंकि सारा बीज तो जो सबसे अच्छा है वो पाकिस्तान के बाहर से आ रहा है। तो देखें, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक मिनिस्ट्री बनाई है जिसमें सारा जोर सारा खर्चा जो है, अच्छा खासा खर्चा है, वो सारा तनख्वाहों पे है और यही है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे है। आज तक पाकिस्तान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ पे नाम है? तो ये देखें, ये बहुत जी ठीक है। जो दो बड़े चैलेंजेस हैं अब आगे शाहिद साहब इस हुकूमत के लिए, एक तो अभी फौरी तौर पर बजट बनाना है, अब वो भी जो IMF की शराइत है उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाना पड़ेगा, और फिर जो एक साल के अगले पेमेंट्स हैं वो उसमें अब मजीद कितने रोल ओवर्स चाहिए होंगे। ऑलरेडी UAE और चाइना के साथ तो ये रोल ओवर किया जा चुका है, तो अब ये मजीद एक दो ऐसी पेमेंट्स होंगी कि जिनको फिर पोस्टपोन करना ज़रूरी हो पाकिस्तान के लिए। हाँ जी, मेरे ख्याल में तो मजीद भी रोल ओवर चाहिए होंगे, क्योंकि 1-2 साल जो है, आने वाले 1-2 साल, उसमें इस माली साल में और अगले माली साल में अभी भी जो रीपेमेंट्स हैं उनका बोझ जरा रहेगा, बल्कि अच्छा खासा रहेगा। दूसरा आप ये भी देखें कि बड़ा हम पे जो हमारा मजमूई कर्ज है मुल्क का, और खासतौर पे वफाकी हुकूमत का, जिसे हम पब्लिक डेट कहते हैं, वो बड़ा कर्ज जो है वो डोमेस्टिक डेट है, वो फॉरेन डेट नहीं है। डोमेस्टिक डेट जो है तकरीबन 65% जो मजमूई तौर पे कर्ज है वफाकी हुकूमत का, वो जो है अंदरूनी मुल्क है जो इन्होंने लिया हुआ है। अब पिछले साल से 22% शरह सूद पे, और उससे पहले भी 20%, 18% जो भी था, तो ये अच्छे खासे महंगे कर्जे। अब तकरीबन आप 5-6 खरब रुपए कर्जा लेके हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चला रहे हैं, तो जितने कर्जे ले रहे हैं वो पहले से महंगे हैं। तो कर्जों का बोझ जो है वो सिर्फ बाहर का एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल तो ज्यादातर बोझ है वो रीपेमेंट्स का। मिसाल के तौर पे IPPs के पैसे हैं, वो 1-2 साल से पेंडिंग है, जो कि CPEC IPPs के थे। फिर इसके अलावा और पेमेंट्स हैं जो कि पेंडिंग है, जो कि हमने कहा कि रोल ओवर कर दिए हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक, इवन अंदरूनी मुल्क जो हम लोग कर्जे ले रहे हैं बैंकों से, उनका बोझ जो है वो सबसे ज्यादा वो बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से जितने भी आप अब मिसाल के तौर पे आखिरी जो सेमाई थी, लास्ट क्वार्टर था, अक्टूबर टू दिसंबर 2023, तो उसमें जितने भी FBR ने पैसे कलेक्ट किए थे उसमें से 95% जो है हमने रीपेमेंट्स पे वो खर्च कर दिए थे। तो देयर इज नो फिस्कल स्पेस, तो आने वाले बजट में इनको मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद साहब, उमर हयात हमारे साथ मौजूद थे।